नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का क्वेश्चन आंसर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि आपको निकालना है कंट्रोल अकाउंट्स, कॉस्टिंग पीएल और जीएलए, जिसके लिए आपको डेटा दिया गया है। एसएलसी अकाउंट, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, एफजी कंट्रोल अकाउंट, जीएलए अकाउंट, इसका आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया है और ट्रांजैक्शन दिया है। और फिर बोला है कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है और एट द एंड ऑफ क्वार्टर डब्ल्यूआईपी स्टॉक बढ़ जाता है 7500 से। तो चलिए ठीक है, आंसर देखिए इस तरह से हम लोग बनाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप जो अकाउंट दिया गया है उस अकाउंट को बनाइए। जैसे यहाँ पर दिया है एसएलसी अकाउंट, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, एफजी कंट्रोल और जीएलए, उस अकाउंट को बनाइए। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखिए। फिर ट्रांजैक्शन दिया गया, ट्रांजैक्शन को डबल पोस्टिंग कीजिए। उसके बाद फिर क्लोज कर दीजिए सारे अकाउंट को। जैसे क्लोज करिएगा आपका आज बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसएलसी अकाउंट, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, एफजी कंट्रोल, जीएलए कंट्रोल का अकाउंट बनाते हैं और टू बैलेंस बीडी लिख देते हैं क्योंकि बैलेंस बीडी दिया गया है। और यहाँ डब्ल्यूआईपी में तो क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है। अगर लास्ट देखिएगा डब्ल्यूआईपी स्टॉक इंक्रीज बाय 7500, इसका मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग भी दिया है, तो क्लोजिंग कैसे निकलेगा? ओपनिंग जितना था उससे 7500 ज़्यादा बढ़ गया तो लिख दिया। अब हम लोग ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है मटेरियल परचेज किए हैं 26700 का। मटेरियल अगर परचेज किया तो मटेरियल में बढ़ जाएगा, इसीलिए मटेरियल का डेबिट में लिखा है टू जीएलए 26700। यहाँ टू जीएलए तो जीएलए अकाउंट में बाय एसएलसी होगा, तो ये बाय एसएलसी जीएलए में लिख दिया 26700। अब दूसरा है कितना? मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग मटेरियल इशू किए हैं, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ है। तो डायरेक्ट जब यूज़ होगा तो हम लोग डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में भेजते हैं, तो एसएलसी का क्रेडिट में लिखेंगे बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल 40000। अब यहाँ डब्ल्यूआईपी कंट्रोल लिखे हैं तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट में भी हम लोग डबल इसका इफेक्ट लेंगे, तो टू एसएलसी लिखेंगे 40000। अब अगला क्या है? फैक्ट्री इशू टू फैक्ट्री रिपेयर्स, मटेरियल हम लोग इशू किया फैक्ट्री रिपेयर्स के लिए, यानी इंडायरेक्ट खर्चा है तो इंडायरेक्ट खर्चा के लिए बाय फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे 900 एसएलसी अकाउंट में। अब यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड लिखें तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में जाके हमको डेबिट करना पड़ेगा टू एसएलसी अकाउंट, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट अभी बनाया नहीं है तो बना लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड बनाए टू एसएलसी लिख दिए। ओके, अब अगला है हम लोगों का फैक्ट्री वेजेस पे किए हैं, जिसमें से कि इंडायरेक्ट खर्चा है 23000। 77500 का हम लोग फैक्ट्री वेजेस पेड किए, जिसमें कि इंडायरेक्ट खर्चा है 23000, यानी कि बाकी का डायरेक्ट खर्चा होगा। तो ठीक है, फैक्ट्री वेजेस पेड यानी डायरेक्ट वेजेस का पे किया था। वेजेस कंट्रोल अकाउंट का एक बनाएंगे अकाउंट, जिसमें कि पे करेंगे तो टू जीएलए 77500 लिखेंगे। अब यहाँ पर टू जीएलए लिखेंगे तो जीएलए में बाय वेजेस लिखना पड़ेगा 77500। अब वेजेस कंट्रोल में कुछ खर्चा डायरेक्ट के लिए यूज़ होता है, कुछ खर्चा इंडायरेक्ट के लिए यूज़ हुआ है। जो डायरेक्टली यूज़ हुआ तो बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल लिख दिए 54500। कैसे आया? 77500 माइनस 2300 और 23000, और बाय फैक्ट्री ओवरहेड लिख दिए 23000। अब डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में जब 54500 लिखे तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में भी जाकर के हमको क्रॉस इफेक्ट लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर टू फैक्ट्री ओवरहेड लिख दिए हम लोग, सॉरी टू वहाँ पर लिखे टू वेजेस 54500। और यहाँ पर वेजेस कंट्रोल अकाउंट में जब बाय फैक्ट्री ओवरहेड लिखे थे तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाकर के वेजेस का बनाना पड़ेगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाकर के टू वेजेस कंट्रोल लिखे 23000। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ओवरहेड अंडर ऑब्जर्व रिटर्न ऑफ। उससे पहले प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर, हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर किया, यानी फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग कितना इनकर किए हैं 95200, तो टू जीएलए 95200 किए। अब यहाँ पर जीएलए लिखे तो जीएलए में भी क्रॉस इफेक्ट लेना पड़ेगा, तो क्रॉस इफेक्ट लेंगे तो बाय फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे 95200। अब यहाँ पर था कि फैक्ट्री ओवरहेड जो खर्चा है उसमें कुछ खर्चा अंडर एब्जॉर्ब रह गया और रिटर्न ऑफ कर दिया। जो रिटर्न ऑफ कर दिए हैं तो वो तो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, इसीलिए फैक्ट्री ओवरहेड का क्रेडिट साइड में बाय कॉस्टिंग पीएल 3200 लिख दिए। अब सिंस कॉस्टिंग पीएल 3200 लिख दिए तो कॉस्टिंग पीएल का अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहाँ पर डेबिट में लिखना पड़ेगा टू फैक्ट्री ओवरहेड 3200। अब नेक्स्ट है सेल्स। अब सेल्स भी एक तरह का ट्रांजैक्शन है, तो सेल्स का ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं? सेल का हम लोग जीएलए में लिखते हैं, जीएलए का डेबिट में टू कॉस्टिंग पीएल सेल्स का अमाउंट लिख दिए और यहाँ पर भी प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय कॉस्टिंग पीएल। प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट दिया हुआ 25% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। ओके, उसके बाद अगर देखें तो अब हम लोगों को सब चीज़ हम लोगों ने ट्रांजैक्शन कर लिया है। अब हम लोग अकाउंट क्लोज करना है। अब हम लोग क्लोज करने से पहले फैक्ट्री ओवरहेड में जितना बैलेंसिंग फिगर है वो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में भेज देते हैं। याद रखिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में जितना भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो पहले डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में जाएगा। डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में हम लोग भेजें तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में टू फैक्ट्री ओवरहेड 115900 आ गया। अब हम लोग सारा को क्लोज करते धीरे धीरे। सबसे पहले एसएलसी पे बात करते हैं। एसएलसी का क्लोज करेंगे तो बाय बैलेंस शीट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। फिर डब्ल्यूआईपी कंट्रोल की बात करेंगे, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लोग एफजी कंट्रोल अकाउंट में भेजेंगे, क्योंकि डब्ल्यूआईपी जब है तो वो एफजी में जाएगा। अब एफजी कंट्रोल अकाउंट में भेजें तो एफजी कंट्रोल अकाउंट में भी इसका इफेक्ट आएगा टू डब्ल्यूआईपी कंट्रोल। अब एफजी कंट्रोल में जितना आया उसको तो ट्रांसफर करना होगा कहीं पर, तो एफजी कंट्रोल में जितना आया उसको हम ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग पीएल में, ताकि प्रॉफिट निकल पाए कॉस्टिंग पीएल में। तो यहाँ पर हम लोग भेजेंगे तो सीओजीएस में भेजेंगे, सीओजीएस से ट्रांसफर करेंगे तो बाय कॉस्टिंग पीएल लिखेंगे, लेकिन सीओजीएस लिखेंगे। कैसे सीओजीएस आएगा? 256000 माइनस 4800 इसका मतलब कि सेल माइनस जीपी यहाँ की है। अगर कॉस्टिंग पीरियड ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो बैलेंस शीट आ जाएगा एफजी कंट्रोल का। ठीक है, उसके बाद जीएलए को थोड़ा देर बाद देखेंगे। वेजेस कंट्रोल को देखेंगे तो वेजेस कंट्रोल अभी टैली हो गया और एफजी फैक्ट्री ओवरहेड तो टैली हो ही गया था।
अब कॉस्टिंग पीएल बचा है और जीएलए बचा है, तो जीएलए को अब देखते हैं। देखिए जीएलए में भी सब कुछ आ गया था, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं आया था, तो क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिए। अब यहाँ पर कॉस्टिंग पीएल की बात करें तो कॉस्टिंग पीएल टू फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने लिखा था, एफजी कंट्रोल लिखा, और जीएलए प्रॉफिट लिखा, बाय जीएलए सेल लिखा। ये बाय जीएलए प्रॉफिट बाय जीएलए सेल कैसे आया? ये जब जीएलए के समय में, जीएलए में जब सेल्स और प्रॉफिट लिख रहे थे टू कॉस्टिंग पीएल बाय कॉस्टिंग पीएल, उसको क्रॉस पोस्टिंग के समय ये हो गया था। और जब आप देखिएगा कि हम लोग सारा कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक में, जादुई। तो क्या स्टेप है इस तरह के क्वेश्चन को कंप्लीट करने का? सबसे पहले तो जो आपको अकाउंट बना दिया है उस अकाउंट को पहले बना लो। ओपनिंग बैलेंस दिया है तो लिख लो, क्लोजिंग बैलेंस लिखा है तो वो भी लिख लो, और फिर ट्रांजैक्शन को पोस्ट करो, डबल पोस्टिंग करना ट्रांजैक्शन में, और अंत में क्लोज करो। हमेशा क्या फ्लो होता है ट्रांजैक्शन का, सॉरी अकाउंट क्लोज करने का क्या फ्लो होता है? फैक्ट्री ओवरहेड पहले देख लेना कि फैक्ट्री ओवरहेड में जो बैलेंस शीट फिगर है वो डब्ल्यूआईपी में चला जाए। उसके बाद देखना पहले एसएलसी कंप्लीट करेंगे, फिर डब्ल्यूआईपी से एफजी, और एफजी से जाएगा कहाँ बताइए? एफजी से जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स से कॉस्टिंग पीएल। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल नहीं था इसलिए डायरेक्ट कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर दिया। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको कंट्रोल अकाउंट बनाने बोला है और डेटा दिया है भर भर के। डेटा दिया है एसएलसी अकाउंट का दिया है, ओपनिंग डेटा डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग डेटा दिया है, एफजी का दिया है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट इसका भी दिया है, सीएलसी का दिया है, सीएलसी का मतलब जीएलए होता है। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन दिए हैं, सारा ट्रांजैक्शन दे दिया है, और रॉयल्टी पेड भी एक ट्रांजैक्शन है जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया है, सेल्स दिया है, और कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी दिया है 55 लाख और 25 लाख। बोल रहा है कि लॉस जो अराइज होगा रॉ मटेरियल अकाउंट में वो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ट्रीट कर लेंगे। ओके। उसके बाद कह रहा है कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है ड्यूरिंग द मंथ, और कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है 20% सेल है, और आपको निकालना है कॉस्ट लेजर और रिलेवेंट कंट्रोल अकाउंट। तो ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सा अकाउंट दिया गया है? एसएलसी अकाउंट, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, एफजी कंट्रोल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जीएलए, ये सारों को बनाएंगे, और ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, ओपनिंग बैलेंस भी लिख देंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद हम लोग क्या क्या स्टेप है? जो भी ट्रांजैक्शन दिया है उस ट्रांजैक्शन को हम लोग डबल पोस्टिंग करें। सबसे पहले मटेरियल परचेस हुआ है तो टू जीएलए लिखेंगे 40, टू जीएलए लिखे तो जीएलए में भी इसका इफेक्ट आएगा बाय एसएलसी 40। अब दूसरा था इशू टू प्रोडक्शन, इशू टू प्रोडक्शन हुआ तो बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल लिखेंगे 50, और बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में भी जिसका इफेक्ट जाएगा टू एसएलसी 50। ठीक है, उसके बाद है टू इशू टू जनरल मेंटेनेंस, यानी कि ये गया है फैक्ट्री ओवरहेड, बाय फैक्ट्री ओवरहेड 6 लिखें एसएलसी अकाउंट में, और फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट बनाओ यहाँ पर, और उसमें टू एसएलसी लिख दो 6। फिर है इशू टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम लोग भेजे हैं तो एसएलसी में बाय क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 4, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट में टू एसएलसी लिख देंगे 4। उसके बाद अब हम लोग का आ रहा है वेजेस, वेजेस अकाउंट बनाएंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। वेजेस में क्या हुआ कि ग्रॉस वेज पेड किए हैं हम लोग 150, तो टू जीएलए लिखेंगे 150, टू जीएलए 150 लिखें तो जीएलए में भी लिखना होगा बाय वेजेस 150। अब इस उसके बाद लिखा है इनडायरेक्ट वेजेस लिखे हैं 40 है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 10 है, तो वेजेस का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि डायरेक्ट खर्चा फैक्ट्री जो डायरेक्ट होता है वो डब्ल्यूआईपी में जाता है, जो इनडायरेक्ट होता है फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है। तो जो इनडायरेक्ट खर्चा लिखा है 40, तो बाय फैक्ट्री ओवरहेड 40 लिख दिए, या फैक्ट्री ओवरहेड लिखे तो क्रॉस इफेक्ट लेना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड में भी, तो वहाँ पर हम लिखे टू वेजेस 40। अब अगला बोल रहा है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 10 हुआ है, तो बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 10 किए हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी इसका इफेक्ट लिए हैं टू वेजेस अकाउंट 10। अब वर्क्स ओवरहेड में जाते हैं, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड का जो अकाउंट था वो तो बना हुआ था, अब हम लोग पोस्ट करते हैं अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, कितना इनकर्ड किए हैं 160, तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में टू जीएलए 160 लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जर्व्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 20 का ऑब्जर्व हुआ है, तो बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 20 लिखेंगे, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी टू फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे 20। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा था कि कुछ खर्चा अंडर ऑब्जर्व हो गया, यानी अंडर ऑब्जर्व हो गया तो वो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, तो कॉस्टिंग पीएल में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो इस अब तो कॉस्टिंग पीएल का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो कॉस्टिंग पीएल अकाउंट बनाएंगे और डेबिट कर देंगे टू फैक्ट्री ओवरहेड 8। ठीक है, उसके बाद है सेलिंग, उसके बाद है रॉयल्टी पेड। ये जो रॉयल्टी पेड है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ पर हम डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट नहीं बनाए, तो इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस का भी अकाउंट बना लेंगे एक, और डायरेक्ट एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पर लिख देंगे टू जीएलए, क्योंकि पे किए हैं टू जीएलए, जहाँ पर लिखेंगे तो जीएलए में भी इसका इफेक्ट जाएगा, और उसके बाद फिर बाय कर देंगे, सिंस ये डायरेक्ट है तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में जाएगा तो डब्ल्यूआईपी कर देंगे 5, या डब्ल्यूआईपी में भी इसका इफेक्ट चला जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, तो इस ओवरहेड के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा, इस अकाउंट बनाएंगे, और पे किए हैं 25, जब पे किए हैं 25 तो जीएलए 25 कर देंगे, और इसको ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे? इसको ट्रांसफ़र करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल में। क्यों? क्योंकि ये तो सेलिंग के लिए खर्चा हुआ था, इसलिए बाय कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफ़र कर दिए 25। अब यहाँ सिंस कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफ़र कर दिए तो कॉस्ट ऑफ सेल का भी अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, और वहाँ पर भी इसका इफेक्ट लेना होगा, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल 25। अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि सारा ट्रांजैक्शन तो हो गया है ना, तो आपको मिलेगा कि नीचे में लिखा हुआ है द लॉस अराइजिंग इन द रॉ मटेरियल अकाउंट इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि कहीं का तो बैलेंसिंग फिगर फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। कहाँ का? जो बोल रहा है कि रॉ मटेरियल जब आप क्लोज करिएगा तो वहाँ पर एक लॉस अराइज होगा, वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा।
तो ओ यानी कि एक ट्रांजैक्शन और बचा हुआ है। तो ठीक है, एसएलसी अकाउंट जब हम लोग टैली करने वाले हैं तो लॉस जो आए बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो 5 आएगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर किया तो फैक्ट्री ओवरहेड में टू एसएलसी अकाउंट आएगा 5। ओ अब देखिए अभी तो कुछ नहीं बचा है ट्रांजैक्शन, तो अब कुछ नहीं बचा है। अब हम लोग क्लोज करते थे, एसएलसी तो क्लोज हो गया। क्लोज करने से सबसे पहले हम लोग कौन सा क्लोज करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को क्लोज कीजिए और जो बैलेंसिंग फिगर है वो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में भेजिए। डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में भेजे तो इसका इफेक्ट जाएगा डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल टू फैक्ट्री ओवरहेड 183 आ गया। ठीक है, अब एसएलसी अकाउंट टैली करते हैं, टैली हो गया है। डब्ल्यूआईपी कंट्रोल टैली करते हैं तो डब्ल्यूआईपी का जो बैलेंसिंग फिगर वो आएगा वो कहाँ जाएगा, एफजी कंट्रोल में जाएगा। एफजी कंट्रोल में भेजे, अब सिंस एफजी कंट्रोल में भेजे तो एफजी कंट्रोल में, एफजी कंट्रोल से हम लोग सीओजीएस सेंड करते हैं कॉस्टिंग पीएल में। कॉस्टिंग पीएल में तभी सेंड करते हैं जब कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दिया रहता है। यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट बनाया है तो कॉस्ट ऑफ सेल में पहले भेजेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल में भेजे 360 में भेजे, ये क्या है, सीओजीएस है। जैसे सीओजीएस में भेजे तो बैलेंसिंग सीडी आया, बैलेंस सीडी आया, बैलेंसिंग फिगर 403। ओके, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सारा अकाउंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का को ट्रांसफर करेंगे जीएलए में। बाय जीएलए बिल्डिंग बैलेंसिंग फिगर 44, और ये जीएलए में इफेक्ट जाएगा टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 44। ओके, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी अब कंप्लीट हो गया। अब जीएलए को कंप्लीट करेंगे। जीएलए को कंप्लीट करने से पहले हम लोग यहाँ पर जो सेल हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो सेल होता है तो क्या लिखते हैं, सेल होता है जीएलए का डेबिट में लिखते हैं टू कॉस्टिंग पीएल सेल का अमाउंट, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो जीएलए का क्रेडिट में लिखते हैं बाय कॉस्टिंग पीएल प्रॉफिट 57। यहाँ कॉस्टिंग पीएल लिखे तो इसका क्रॉस पोस्टिंग भी करना पड़ेगा कॉस्टिंग पीएल में, तो बाय जीएलए टू जीएलए लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करना है, अब जीएलए अकाउंट तो हम लोगों का टैली हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड अभी हम लोग टैली करके ही निकले थे। वेजेस अकाउंट देखिए, वेजेस अकाउंट में भी आपका सारा कुछ टैली हो गया है। वेजेस अकाउंट का एक खासियत था कि जब आप वेजेस अकाउंट बना रहे थे तो फैक्ट्री ओवरहेड 40 लिखे थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 10 लिखे थे, और डब्ल्यूआईपी कंट्रोल ऑटोमेटिकली 100 हो गया था। क्योंकि अगर जीएलए हम लोग अगर वेजेस पे कर रहे हैं 150 का, तो जो बैलेंसिंग फिगर डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में जाएगा, इसीलिए हम डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में हम लोग पहले कर दिए थे। इस ट्रांजैक्शन को ध्यान रखिएगा। फिर अब कॉस्टिंग पीएल की बात करते हैं, तो कॉस्टिंग पीएल से पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल बनाते हैं, क्योंकि फ्लो क्या है, एसएलसी, डब्ल्यूआईपी, जीएलए और फिर बाकी जितना भी अकाउंट है वो सब, और फिर लास्ट में हम लोग कवर करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, फिर कॉस्टिंग पीएल आता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल में जब हम लोग भेजे थे एफजी कंट्रोल को तो वो तो लिख दिए, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल लिखे तो वो भी हम लोग भेज दिए। अब इसका बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल का बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर किए 385, तो कॉस्टिंग पीएल में भी इसका क्रॉस इफेक्ट लेना पड़ेगा, तो क्रॉस इफेक्ट लिए तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गया 385। अब कॉस्टिंग पीएल में तो फैक्ट्री ओवरहेड है, कॉस्ट ऑफ सेल है, और जीएलए जो सेल किए थे, जीएलए जो प्रॉफिट आया था, तो इसको देखिए कॉस्टिंग पीएल, तो ये अपना ये टैलीड हो गया है, ये है जादू। फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ सेल भी हो गया, यानी कि सारा अकाउंट भी हम लोग टैली हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आया करता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है रिकंसाइलेशन का। देखिए जब भी रिकंसाइलेशन का क्वेश्चन आता है ना, तो उसको बनाने का एक तरीका होता है। सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग, फिर सारा एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि प्लस माइनस करते हैं, और अंत में प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल आ जाता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एज़ पर द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम लोग का नेट लॉस हुआ है 48,700 का, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो नेट प्रॉफिट है वो है 35,400 का। यानी कि कॉस्ट के हिसाब से 48,700 का लॉस हुआ है, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से 35,400 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसको रिकंसाइलेशन करना है और डेटा आपको दिया गया है। तो कैसे रिकंसाइलेशन करेंगे, चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग। फिर सबसे नंबर 1 में देखिए कि ये क्या कह रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर ऑब्जर्व। फैक्ट्री ओवरहेड को कम ऑब्जर्व किए हैं, कम ऑब्जर्व किए यानी कि कॉस्ट में ऑब्जर्व होता है, कॉस्ट में कम रिकॉर्ड किए होंगे। अगर कॉस्ट में खर्चा कम रिकॉर्ड किए होंगे तो कॉस्ट का प्रॉफिट तो हाई होगा। अगर कॉस्ट का प्रॉफिट हाई होगा और इसका मतलब कि नेट प्रॉफिट कम होगा, तो हम लोग कम कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट के समय में 2 ही केस हो सकता है, या तो सीपी बड़ा होगा एनपी घटा होगा, या फिर सीपी घटा होगा एनपी बड़ा होगा, यही केस होता है। यही 2 केस है, सीपी मतलब कि कॉस्ट का प्रॉफिट और एनपी मतलब कि फाइनेंशियल का प्रॉफिट। ओके, अगर सीपी बड़ा होगा और एनपी घटा होगा तो क्या करेंगे, तब बढ़ने से घट रहा है, बढ़ने से घट रहा है तो लेस करेंगे। और दूसरा केस क्या है, सीपी घटा होगा एनपी बड़ा होगा, यानी कॉस्ट का प्रॉफिट घटा होगा नेट का प्रॉफिट बड़ा होगा, तो उस केस में हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऐड करेंगे, कॉस्ट से नेट की तरफ जा रहे हैं। तो पहला क्या किए, पहला फैक्ट्री ओवरहेड अंडर ऑब्जर्व, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड कम ऑब्जर्व किया, यानी कि कम रिकॉर्ड किए होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में। अगर कम रिकॉर्ड किए हैं खर्चा, यानी कि सीपी बढ़ गया होगा, सीपी बढ़ गया है और नेट प्रॉफिट घटा है, तो बढ़ने से घटने जा रहा है, बढ़ने से घटने जा रहा है, पहला केस, तो लेस किए। ओके, दूसरा केस बोला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर ऑब्जर्व। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लोग ज़्यादा ऑब्जर्व कर लिए, यानी कि ज़्यादा
रिकॉर्ड किए होंगे। अगर ज़्यादा कॉस्ट प्रॉफिट में रिकॉर्ड किए होंगे एक्सपेंस, तो नेट प्रॉफिट तो घट गया होगा कॉस्ट का, इसीलिए सीपी घट गया होगा, एनपी बढ़ गया होगा। तो उस केस में नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऐड करेंगे, ऐड कर दिए। तीसरा है डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। अगर डिफरेंस देखिएगा तो 45,000 ज़्यादा चार्ज हो गया है कॉस्ट अकाउंट में। अगर कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा चार्ज कर दिए हैं एक्सपेंस, तो नेट प्रॉफिट तो घट गया होगा, तो कॉस्ट का प्रॉफिट घट गया होगा, तो सीपी घटा एनपी बढ़ा। दूसरा वाला केस, सीपी घटा एनपी बढ़ा, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऐड करेंगे, ऐड कर दिए 45,000। अब अगला है कि इनकम टैक्स प्रोविजन। इनकम टैक्स प्रोविजन किस में होता है? इनकम टैक्स प्रोविजन बस होता है फाइनेंशियल में। तो फाइनेंशियल में अगर इनकम टैक्स प्रोविजन है तो नेट प्रॉफिट उसका घट गया होगा, उसका नेट प्रॉफिट घट गया है, सीपी का नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। तो पहला वाला केस, सीपी बढ़ा हुआ है, एनपी घटा हुआ है, तो इसके में क्या करेंगे? अब ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो लेस कर देंगे। तो लेस कर दिए हम लोग 5400। अब है ट्रांसफ़र फी। ट्रांसफ़र फी जब क्रेडिट हुआ था बस फाइनेंशियल अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंट में अगर क्रेडिट हुआ तो नेट प्रॉफिट बढ़ा दिया होगा। अगर नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो दूसरा केस, नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, सीपी घटा हुआ है, तो सीपी घटा हुआ है, नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो ऐड करेंगे, ऐड कर दिए। अब है नोशनल रेंट नहीं, ऑब्सोलेंस लॉस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में एक लॉस हुआ है, ऑब्सोलेंस लॉस, जो कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में हुआ। तो फाइनेंशियल अकाउंट में हुआ तो नेट प्रॉफिट घट गया होगा। तो पहला वाला केस, नेट प्रॉफिट घटा हुआ है लेकिन सीपी तो बढ़ा हुआ होगा, तो सीपी बढ़ा हुआ है, नेट प्रॉफिट घटा हुआ है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे कर देंगे, तो लेस कर देंगे, तो लेस कर दिए। अगला है नोशनल रेंट ऑफ ओन प्रेमिसेस। देखिए नोशनल रेंट जो होता है ना वो हमेशा कॉस्ट में होता है। कॉस्ट में अगर खर्चा लिखे हैं तो कॉस्ट का प्रॉफिट घट गया होगा, तो सीपी घट गया होगा, एनपी बढ़ गया होगा, सेकंड वाला केस। तो इस केस में ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक, जब जहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा रहता है वहाँ पर प्रॉफिट कम रहता है, और जहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा रहता है वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। तो यहाँ देखिए ओपनिंग स्टॉक किस में ज़्यादा है? ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है कॉस्ट अकाउंट में, यानी कि कॉस्ट का प्रॉफिट कम होगा, तो सीपी कम होगा, एनपी ज़्यादा होगा, सीपी कम होगा, एनपी ज़्यादा होगा। तो सेकंड वाला केस, इस केस में कम से ज़्यादा जा रहे हैं तो ऐड करेंगे, ऐड कर दिए। अब है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किस में ज़्यादा है? कॉस्ट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, यानी कि इस केस में कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो कॉस्ट प्रॉफिट ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट कम है, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो लेस कर देंगे, तो लेस कर दिए। और अगर ये सारे को कर देंगे तो 35,400 आ जाएगा, और यहाँ मैच कर जाएगा कि प्रॉफिट आया है एज़ पर फाइनेंशियल। लेकिन अगर आप गौर करे होंगे तो क्वेश्चन में कहा था मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन हम लोग तो रिकंसलेशन स्टेटमेंट बना लिया है। तो कोई बात नहीं, ये स्टेटमेंट बहुत हेल्प करेगा मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट बनाने में। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग से या लॉस एज पर कॉस्टिंग से। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग हुआ तो हम लोग क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, और अगर लॉस एज पर कॉस्टिंग हुआ तो डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। सिंस यहाँ पर लॉस हुआ था, लॉस स्टार्ट किए थे, इसीलिए लॉस एज पर कॉस्टिंग पहले यहाँ डेबिट से लिखे, और यहाँ पर डेबिट से लिखें तो डेबिट में सिंस लॉस लिखे हैं यानी कि नेगेटिव प्रॉफिट लिखे हैं, तो जो भी नेगेटिव आइटम होगा उसी को इधर लिखेंगे डेबिट साइड में, और इसके अपोजिट यानी क्रेडिट साइड में जो भी ऐड किया हुआ आइटम्स होगा उसको लिखेंगे। ओके, और अगर प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट आता है एज पर कॉस्टिंग तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग। और सिंस प्रॉफिट तो पॉजिटिव आइटम है, तो अब क्रेडिट साइड में जितना भी पॉजिटिव आइटम होता है वो सब ऐड करते हैं, जितना को भी स्टेटमेंट में ऐड किया है उसको क्रेडिट साइड में ऐड करते हैं, और इसके अपोजिट साइड यानी डेबिट साइड में सारे को लेस करते हैं। अगर सिंपली आप समझेंगे तो मेमोरेंडम का रिकंसलेशन अकाउंट हम लोग जब बनाते हैं तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग से या फिर लॉस एज पर कॉस्टिंग से। अगर लॉस है तो डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, और अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। और जितना भी स्टेटमेंट में लेस किया हुआ आइटम्स है उसको हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे, और जितना भी स्टेटमेंट में ऐड किया हुआ आइटम्स है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको रिकंसाइलेशन निकालने बोला है, लेकिन रिकंसाइलेशन के लिए हम लोग को प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग चाहिए होता है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल चाहिए होता है। तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल यहाँ पर निकाल के दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, लेकिन प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग नहीं मालूम है, इसीलिए आपको बोला प्रॉफिट एंड एज पर कॉस्टिंग भी निकालो कॉस्ट शीट बना करके, जिसके लिए आपको डेटा दिया गया है। और एडिशनल में आपको कह रहा है कि प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो हम लोग वो है 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो हम लोग रिकवर किए हैं 9.75 पर यूनिट के हिसाब से, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो हम लोग रिकवर किए हैं 13 रुपये पर यूनिट सोल्ड के हिसाब से। और रिकंसाइल करना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल को। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे, दिया हुआ है 230100 पी&एल से ही उठाएं, डायरेक्ट वेजेस भी पी&एल से उठाएं, लेकिन अब प्राइम कॉस्ट आ गया, अब प्रोडक्शन ओवरहेड कहाँ से उठाएंगे? अब पी&एल से नहीं उठाएंगे, क्योंकि इसके लिए अलग से कॉस्ट के लिए डेटा दिया है 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, लिखिए 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। फिर लेस किए क्लोजिंग स्टॉक और WIP। क्यों लेस किए? क्योंकि ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP करना तो पड़ता था, तो ओपनिंग WIP तो दिया नहीं है तो लेस क्लोजिंग WIP लिखें 97,500 दिया हुआ है क्वेश्चन में पी&एल में। और इससे फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट आया, उसमें से ऐड करेंगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कह रहा था कि फिनिश्ड जितना हुआ है उसको 9.75 के हिसाब से रिकवर किए हैं। तो फिनिश्ड गुड कितना है? देखिए फिनिश्ड गुड
कितना होगा, जितना बेचे हैं और जितना पड़ा हुआ है, जितना बेचे हैं वो 30,000 यूनिट और जितना पड़ा हुआ है 1,000 यूनिट, 31,000 यूनिट बना है। तो 31,000 यूनिट पे 9.75 करके हम लोग रिकवर किए हैं, तो 302250 आ गया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। उसको ऐड किए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। उसमें से ऐड ओपनिंग एफजी करना है, लेस क्लोजिंग एफजी करना है। ओपनिंग एफजी तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं, क्लोजिंग एफजी दिया हुआ होगा। देखिए क्लोजिंग एफजी भी नहीं दिया, तो क्लोजिंग एफजी हम लोग अक्सर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4412850 है, यानी कि 4412850 कितना को बनाने के लिए लगा होगा, 31,000 बनाने के लिए लगा होगा। तो 1,000 जो बचा हुआ है उसके लिए कितना क्लोजिंग एफ होगा, लिख देंगे। क्लोजिंग एफ कैसे निकाले, 4412850 यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा है कितना बनाने के लिए, 31,000 यूनिट बनाने के लिए। तो 1,000 के लिए कितना लगा होगा, लिख लिया हमने। उसको लेस किए तो हम लोग का COGS आ गया। COGS में हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 13 रुपया यूनिट सोल्ड के हिसाब से था, यानी कि 30,000 हम लोग बेचे हैं, 30,000 इंटू 13 कर दिए तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, ऐड प्रॉफिट, फिर सेल आ गया। अब हम लोग को यहाँ पर जो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर जो आया 214500, यह आ गया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट हम लोग को मालूम था। तो ठीक है, रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट लिखते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग। प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग लिखे 214500। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या में डिफरेंस है। प्रोडक्शन ओवरहेड का डिफरेंस हो गया। प्रोडक्शन ओवरहेड हम लोग जब निकाले तो 7,170,1,350 है, लेकिन फाइनेंशियल में 6,92,250 है। तो ओवर रिकवरी हो गया प्रोडक्शन ओवरहेड का, ओवर रिकवरी हो गया तो ऐड कर देंगे। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लोग अंडर रिकवरी कर लिए हैं तो उसको लेस कर देंगे। फिर क्लोजिंग एफजी में कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को एडजस्ट करेंगे। फिर एक्सपेंसेस जो कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में आया है उसको हम लोग लिखेंगे। अब क्या क्या आया है सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल रिटर्न ऑफ, फाइन्स, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, टैक्सेशन, ये सारा जो खर्चा है वो सिर्फ आया था फाइनेंशियल में, इसीलिए इसको लेस कर दिए। इसके बाद जो इनकम सिर्फ फाइनेंशियल में आया था, जो इनकम सिर्फ फाइनेंशियल में आया था तो उसको ऐड कर देंगे। सबसे पहले जो एक्सपेंस सिर्फ फाइनेंशियल में आया था उसको लेस कर दिए। अब जो इनकम सिर्फ फाइनेंशियल में आया है उसको ऐड कर देंगे। ऐड करते समय कौन कौन सा ऐड करेंगे, एक डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट, इसको ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद हम लोग का प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फिर से बनाओ, क्योंकि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में पहले आपको बोल रहा है कि प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग निकालिए, लेकिन इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ कॉस्टिंग से निकालिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल भी निकालिए P&L बना करके, और दोनों प्रॉफिट जो निकलेगा उसको रिकंसाइल कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टोर्स का सारा इन्फॉर्मेशन दिया है कि ओपनिंग बैलेंस इतना है, परचेज इतना किए हैं, ट्रांसफर फ्रॉम WIP यानी WIP से घूम के जितना मटेरियल आया है वो लिखा है, फिर WIP में जितना भेजे हैं वो लिखा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए कितना इशू है वो भी लिखा है, डेफिशिएंसी जो फाउंड हुआ है स्टॉक टेकिंग में वो भी लिखा हुआ है, और फिर WIP का इन्फॉर्मेशन दिया कि WIP का ओपनिंग इतना है, डायरेक्ट वेजेस इतना अप्लाई किए हैं WIP में ओवरहेड इतना अप्लाई किए हैं, क्लोजिंग बैलेंस इतना है, और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है इंटायर आउटपुट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट फ्रॉम WIP से ही हम लोग सीधा फिनिश्ड गुड को बेच देते हैं, यानी कि कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। इसका कहने का मतलब यही है। और अदर इन्फॉर्मेशन में दिया है कि वेजेस इनकर किए हैं 21,000, और ओवरहेड इनकर किए हैं 75,000, और आइटम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉस ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट दिया गया है। और आपको बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए, और रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाइए। तो ठीक है, हम लोग बनाते हैं। आंसर को देखिए यहाँ पे, तो आपको याद होगा कि जब भी हम लोग इंटीग्रेटेड अकाउंट बनाते हैं तो जो भी अकाउंट दिया हुआ है उस अकाउंट को हम लोग बनाते हैं, ओपनिंग BD क्लोजिंग BD पहले लिख लेते हैं, और जितना भी ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसका डबल पोस्टिंग करते हैं, और फिर आराम से आ जाता है हम लोगों का। तो वैसे ही करेंगे, वैसे ही प्रॉफिट आज ले आएंगे। लेकिन इस केस में आप GLA को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि GLA से हम लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कॉस्टिंग पीरियड तो बना ही रहे हैं। कॉस्टिंग पीरियड से हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा आराम से। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड मेथड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टोर्स का सारा इन्फॉर्मेशन दिया है और वर्क इन प्रोग्रेस का सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। तो सबसे पहले SLC अकाउंट और WIP कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, और GLA अकाउंट यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, और कोई दूसरा आइटम आएगा तो उसके लिए हम लोग अलग से अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले SLC अकाउंट बनाते हैं। SLC अकाउंट में ओपनिंग WIP लिखा है, सॉरी ओपनिंग बैलेंस लिखा है, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने लिख लिया। फिर लिखा है परचेस किए हैं, परचेस किए तो टू GLA लिखाएगा 48,000। यहाँ ये वाला डबल पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि GLA तो अकाउंट बना ही नहीं रहे ना। फिर ट्रांसफर फ्रॉम WIP से जो आया है उसको टू WIP कंट्रोल लिखेंगे। टू WIP कंट्रोल 24,000। अब मैं टू WIP कंट्रोल लिखे तो WIP कंट्रोल में 22 लिखना होगा 24,000। अब बोल रहा है कि इशू टू WIP में हम लोग इशू किए हैं 48,000, तो बाय WIP 48,000 लिखेंगे, और WIP में टू SLC 48,000 लिख देंगे। अगला है इशू टू
रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, तो बाय फैक्ट्री ओवरहेड लिख दिए 6000। और फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट तो बना हुआ नहीं है, तो अकाउंट बनाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और वहाँ पर टू एसएलसी लिख देंगे 6000। अब अगला अगर देखेंगे तो डिफिशियंसी फाउंड इन स्टॉक टेकिंग, यानी कि अब नॉर्मल लॉस हुआ है 1800 का, तो एसएलसी का क्रेडिट में लिख देंगे बाय कॉस्टिंग पीएल 1800। अब क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डब्ल्यू का कंट्रोल का जितना भी डेटा है वो दिया गया। तो डब्ल्यू कंट्रोल में टू ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, टू क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, और एसएलसी से जो आया था 48,000 वो भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि वेजेस हम लोग अप्लाई किए हैं 18,000 का, और फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग अप्लाई किए हैं 72,000 का। तो लिख दिया टू वेजेस कंट्रोल 18,000, टू फैक्ट्री ओवरहेड 72,000। फैक्ट्री ओवरहेड में लिख देंगे बाय WIP 72,000, और वेजेस कंट्रोल में जो 18,000 लिखे हैं इसके लिए वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा। वेजेस कंट्रोल अकाउंट में बाय WIP लिख देंगे 18,000। अब यहाँ पर नीचे में अगर देखिएगा तो वेजेस इनकर किया हुआ है 21,000, तो वेजेस इनकर किया तो वेजेस का डेबिट में जाएगा टू GLA 21,000। अब सिंस GLA का अकाउंट नहीं बना रहे इसलिए क्रॉस पोस्टिंग नहीं किए, टू GLA 21,000। अब WIP कंट्रोल में अगर 18,000 जा रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड में 3,000 जा रहा होगा। अगर वेजेस इनकर कर रहे हैं 21,000 का, जिसमें से कि WIP कंट्रोल यानी कि इन डायरेक्ट खर्चा जो है वो 18,000 का है, तो बाकी जो खर्चा होगा इनडायरेक्ट होगा, इसीलिए बाय फैक्ट्री ओवरहेड 3,000 गया। और यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड गया तो फैक्ट्री ओवर में टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 3,000 आ गया होगा। उसके बाद ओवरहेड इनकर्ड 75,000 था, तो टू GLA 75,000 लिख दिए थे ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। और ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में जब GLA लिखे हैं 75,000, तो इसका क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा क्योंकि GLA अकाउंट तो बना ही नहीं रहे। अब फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट क्लोज करते हैं, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है वो हम लोग कॉस्टिंग PL में भेजते हैं। क्यों कॉस्टिंग PL में भेजें? नॉर्मली हम लोग भेजते हैं WIP कंट्रोल अकाउंट में, लेकिन यहाँ पर देखिए कि WIP कंट्रोल अकाउंट में तो 72,000 गया हुआ ही है। अगर WIP कंट्रोल में 72,000 गया हुआ ही है तो WIP में फिर से तो नहीं भेज सकते हैं, तो कहाँ भेजेंगे? इसको हम लोग दो उपाय है, एक अल्टरनेटिव है कि इसको कैरी फॉरवर्ड कर दें, या दूसरा है कि इसको कॉस्टिंग PL भेज दें और उसी साल में उसको लॉस करके दिखा दें या प्रॉफिट करके दिखा दें। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसी एजम्पशन को यूज़ किया है, हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है बल्कि इसको बाय कॉस्टिंग PL कर दिया है। तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो कॉस्टिंग PL में चला गया। जैसे कॉस्टिंग PL में हम लोग लिख देंगे टू फैक्ट्री ओवरहेड 12,000। अब हम लोगों का सारा कॉस्टिंग सारा क्लोज करना है। एसएलसी को क्लोज करेंगे तो बाय बैलेंस CD आ जाएगा, और WIP में क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो 1,20,000 आएगा, ये जाएगा कॉस्टिंग PL में। कॉस्टिंग PL में क्यों जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि इंटायर आउटपुट इज सोल्ड एट 10% ऑन कॉस्ट फ्रॉम WIP, यानी WIP से जितना भी अमाउंट जाएगा वो उसी से डायरेक्ट हम लोग बेच देंगे। जितना आउटपुट निकलेगा, आउटपुट FG यानी फिनिश्ड गुड कहाँ से निकलता है? WIP का बैलेंसिंग फिगर से ही फिनिश्ड गुड निकलता है। तो फिनिश्ड गुड निकल करके पहले हम लोग फिनिश्ड गुड में भेजते हैं नॉर्मली, और फिनिश्ड गुड से कॉस्ट ऑफ सेल में भेजते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल से कॉस्टिंग PL में जाता है। सिंस यहाँ पर FG अकाउंट तो बनाए नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट भी बनाए नहीं, इसका मतलब कि यहाँ पर FG लिखने का मतलब नहीं है, इसीलिए यहाँ कॉस्टिंग PL लिखें। और जो भी FG का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था उसको हम लोग डायरेक्ट सेंड कर दिए कॉस्टिंग PL में, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट बाय कॉस्टिंग PL लिख दिए 1,20,000। और ये कॉस्टिंग PL में जाकर के टू WIP कंट्रोल 1,20,000 आ गया। उसके बाद इस तरह से हम लोग का WIP कंट्रोल भी क्लोज हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल क्लोज हो गया, वेजेस कंट्रोल तो क्लोज हो गया था। अब कॉस्टिंग PL का आया, कॉस्टिंग PL का बारी में सेल लिखना है और प्रॉफिट और लॉस लिखना है, यही बाकी बचा है। तो सेल तो मालूम नहीं है, प्रॉफिट और लॉस भी नहीं मालूम है, तो सेल कैलकुलेट कैसे करेंगे? सिंस अब जब हम लोग FG कंट्रोल लाए थे, यानी FG जब बनाए थे, तो FG कंट्रोल के बजाय हम लोग कॉस्टिंग पे लिख दिए थे WIP कंट्रोल में, और यही WIP कंट्रोल यहाँ पर 1,20,000 करके आया जी। ये 1,20,000 है, एक COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। इसका मतलब कि इसमें प्रॉफिट ऐड नहीं किया, इसमें अगर प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सेल आ जाएगा। इसमें प्रॉफिट कितना ऐड कर देंगे? 20% ऑन कॉस्ट दिया हुआ तो क्वेश्चन में 20% ऑन कॉस्ट अगर ऐड किए तो GLA सेल आ गया, तो बाय GLA सेल लिख दिए 1,32,000। अब यहाँ पर प्रॉफिट या फिर लॉस का बात था, तो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस में क्या आएगा? यहाँ पर देख रहे हैं कि लॉस आ रहा है। अब लॉस आ रहा है बाय GLA लॉस 1,800, तो लॉस एज पर कॉस्टिंग तो मिल गया, और प्रॉफिट एज पर या फिर लॉस एज पर फाइनेंशियल निकालना है तो उसको भी निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लिखेंगे डेबिट साइड में PNL में, ओपनिंग स्टॉक WIP लिखेंगे PNL में, टू परचेज लिखेंगे, टू वेजेस लिखेंगे, टू ओवरहेड लिखेंगे, टू लॉस ऑन सेल लिखेंगे। यहाँ पर देखिए लॉस ऑन सेल जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही आया क्योंकि ये फाइनेंशियल का आइटम था। बाय क्लोजिंग रॉ मटेरियल लिखें, बाय क्लोजिंग WIP लिखें, बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लिखें, ये इनकम भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही बस आइटम था। बाय सेल लिखें, बाय नेट लॉस लिखें, यहाँ पर भी नेट लॉस आया, वहाँ पर भी नेट लॉस आया, ये दोनों लॉस को हम लोग रिकंसाइल करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग 1,800, ये लॉस है, तो ब्रैकेट में लिखे लेस करते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये खर्चा जो कि सिर्फ फाइनेंशियल में आया था लेस कर दिए, और वो इनकम जो सिर्फ फाइनेंशियल में आया था उसको ऐड कर देंगे, इसीलिए ऐड किए हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 4,000, और तब हम लोग का प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल आया 3,800, वो भी लॉस में, इसीलिए ब्रैकेट में किया हुआ है।